हे हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो माइट भी थोड़ी सी लॉन्ग हो सकती है बिकॉज मैंने जैसे आपको बताया था सुबह शॉर्ट्स में कि हम क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आया है तो रिवीजन को थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करेंगे। तो इसी वजह से मैंने ये सोचा कि मैं बजाय लिख करके आपको बताने के अपने जो नोट्स, मेरे शॉर्ट ट्रिक्स नोट्स हैं जो मैंने बना रखे थे, उनसे आपको एक बार बताऊं और आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि और कौन सा बेटर तरीका हो सकता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम कम है तो बिना कुछ देरी किए थोड़ा सा ये स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो साइकोलॉजी जो वर्ड है, आपने बहुत सारी मूवीज़ में वर्ड सुना होगा। साइकोलॉजिकल डॉक्टर होते हैं जो साइकेट्रिस्ट भी बोलते हैं जिनको। तो वो क्या करते हैं, आपके मेंटल प्रोसेसेस को देखते हैं। मतलब देखते क्या है, आप किन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, आप क्या क्या अपने अंदर डिमोटिवेशन फील कर रहे हैं या जो भी प्रॉब्लम हो सकती है आपके, तो ये क्या क्या दिक्कतें होती हैं, ये सारी साइकोलॉजी के अंदर आती हैं। लेकिन साइकोलॉजी हमेशा से साइकोलॉजी नहीं था। साइकोलॉजी को पहले लोग फिलॉसफी के नाम से जानते थे। और फिलॉसफी जो थी, उसका जो वर्ड था वो किसने दिया था? फिलॉसफी नाम का वर्ड वो दिया था आपका जो अरिस्टोटल थे, सोक्रेट्स थे, इन्होंने दिया था। ठीक है, तो हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि साइकोलॉजी जो वर्ड दिया था सबसे पहले वो किसने दिया था। तो साइकोलॉजी जो वर्ड दिया था वो रूडोल्फ गोएकल ने दिया था। उनकी जो बुक आई थी जिसका नाम था साइकोलॉजिया। ठीक है, साइकोलॉजिया जो बुक थी, जो कब आई थी 1519 में। ठीक है, इसी बुक में उन्होंने सबसे पहली बार साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, उसके बाद में आते हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स को आप विलियम वुंट के नाम से भी जानते हो। और कार्ल मार्क्स का आपने नाम जनरली मतलब जो शॉर्ट्स आते हैं विकास दिव्यकीर्ति सर के, उसमें आपने देखा होगा कार्ल मार्क्स का नाम जनरली आ जाता है। तो ही इज़ द फादर ऑफ अप्लाइड और मॉडर्न साइकोलॉजी। इनको फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी भी बोलते हैं, फादर ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी भी बोलते हैं। इन्होंने सबसे पहले लिप्जिंग सिटी नाम की एक जगह थी जहाँ पर इन्होंने साइकोलॉजी की एक लैब की इस्टेब्लिशमेंट की थी। कब की थी? 1879 में की थी। ठीक है, आई होप आपको ये राइटिंग समझ में आ रही होगी बिकॉज मैंने बहुत ज़्यादा शॉर्ट तरीके से और कंसाइज फॉर्म में लिखा है जिससे आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं और मतलब हमें इतना ज़्यादा ना पढ़ना पड़े। मतलब छोटी सी जगह में हमारा ज़्यादा काम हो जाए। और बुलेट पॉइंट्स फॉर्म में लिखे हैं और बाकी जो चीज़ें वो आप सुन सकते हो। मतलब मैं बोल करके आपको बता रही हूँ, उससे रिलेटेड जो भी बुलेट पॉइंट है, उससे रिलेटेड जितनी भी बातें हैं मैं सारी आपको बोल करके बता रही हूँ। ठीक है, तो लिप्जिंग सिटी में उन्होंने पहली बार एक साइकोलॉजी की लैब का इस्टेब्लिशमेंट किया था। कहाँ पर किया था? लिप्जिंग यूनिवर्सिटी में। ठीक है, फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी का। ठीक है, उसके बाद में आते हैं विलियम जेम्स के बारे में। विलियम जेम्स को फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी किसको बोलते हैं? विलियम जेम्स को। विलियम वुड को किसका फादर बोलते हैं? फादर ऑफ अप्लाइड एंड मॉडर्न साइकोलॉजी। और उसके अलावा विलियम वुड का नाम कार्ल मार्क्स भी है। ठीक है, उसके बाद में आते हैं आपके अरिस्टोटल। तो अरिस्टोटल को किसका फादर बोलते हैं? फादर ऑफ ओल्ड साइकोलॉजी। और लिप्जिंग सिटी में पहली बार साइकोलॉजी की जो आपकी लेबोरेटरी है वो किसने स्टेब्लिश की थी? दैट वॉज विलियम वुड। ठीक है, आई होप इतना सब क्लियर है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं साइकोलॉजी आई कहाँ से। मतलब साइकोलॉजी की दो फॉर्म होती हैं बेसिकली, एक तो होती है प्योर फॉर्म और एक होती है अप्लाइड फॉर्म। तो प्योर फॉर्म को अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज वो जो ह्यूमैनिटीज़ वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो जो साइकोलॉजी प्रॉपरली पढ़ते हैं, मतलब हमारे एग्जाम में नहीं है फिलहाल, तो ये है। ठीक है, तो अब हम अप्लाइड यानी कि जो प्रैक्टिकल साइड है उसके बारे में बात करेंगे। तो साइकोलॉजी की जो अप्लाइड साइड है, जिसको हम अप्लाइड साइकोलॉजी भी बोलते हैं, और अप्लाइड साइकोलॉजी में बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। उसमें से एक एजुकेशनल साइकोलॉजी नाम की एक ब्रांच होती है। ठीक है, इसी को ही हम पढ़ेंगे क्योंकि यही हमारे सिलेबस में है। ठीक है, इसके बारे में एबिंगहास नाम के एक साइंटिस्ट थे। अब देखो, आपको मैंने ना ज़्यादा नाम याद करवाए, ना ज़्यादा अभी तक तो डेट्स तो खैर आई नहीं है तो नाम भी ज़्यादा याद नहीं करवाए। और फादर अभी तक आपके पास तीन हुए हैं, एक अरिस्टोटल, एक विलियम जेम्स और एक विलियम वुंट। तीन फादर हो गए। उसके अलावा रूडोल्फ गोएकल ने पहली बार दिया था साइकोलॉजिया नाम की अपनी बुक में साइकोलॉजी वर्ड। उसके अलावा एबिंगहास के बारे में बात कर लेते हैं। तो एबिंगहास ने बताया था कि पास्ट इज लार्ज एंड शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। मतलब साइकोलॉजी का जो हिस्ट्री है वो तो छोटी है लेकिन इसका पास्ट बहुत बड़ा है। ठीक है, उसके अलावा आ जाते हैं साइकोलॉजी को जब सबसे पहले स्टडी ऑफ सोल कहा जाने लगा।
स्टडी ऑफ सोल। अच्छा, साइकोलॉजी जब वर्ड मतलब साइकोलॉजी जब वर्ड आया तो भाई वो है क्या चीज़, उसको पढ़ा कैसे जाए। जैसे साइंस को आप प्रैक्टिकल चीज़ों के तौर पे आप जो देख रहे होते हो, जो सुन रहे होते हो, उस चीज़ को आप मतलब जैसे आप साइंस है, मान लीजिए आप साउंड के बारे में पढ़ रहे हो, तो साउंड को आप अगर ग्लास के ऊपर एक फॉर्क को ऐसे वाइब्रेट करो तो आपको साउंड क्रिएट हो जाएगा, तो आप देख सकते हो उस वाली चीज़ को। लेकिन साइकोलॉजी को कैसा पढ़ा जाए, तो साइकोलॉजी को पढ़ने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशन दी। उन्होंने बोला कि अगर अपन साइकोलॉजी को पढ़ना चाहते हैं तो साइकोलॉजी इज़ बेसिकली अ स्टडी ऑफ सोल। साइकोलॉजी को उन्होंने स्टडी ऑफ सोल बताया। अब इस चीज़ के फेवर में कौन कौन थे, सोक्रेट्स थे, एरिस्टोटल थे, प्लेटो थे, पाइथागोरस थे एंड डेमोक्रिटस थे। ठीक है, ये और ये सारे के सारे कौन थे, ग्रीक फिलोसोफर थे। और ये कब तक माना जाने लगा, ये 500 से लेकर 400 बीसी। बीसी आप जानते होंगे, बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, क्योंकि जब क्राइस्ट का जन्म हुआ था मतलब आज से लगभग 2025 साल पहले उसको ओरिजिन माना जाता है। ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग। तो 400 से 500 बीसी यानी कि और 400-500 साल पहले उसको बोलते चार मतलब 500 से 400 बीसी, लगभग 2525 की बात होगी लगभग। तो उस टाइम से उसको उसकी जो डेफिनेशन थी वो स्टडी ऑफ साइकोलॉजी स्टडी ऑफ सोल मानी जाती थी। ठीक है, कब तक मानी जाती थी, 16th सेंचुरी तक। अभी कौन सी सेंचुरी चल रही है, 21st सेंचुरी चल रही है। ओके, अब ये सारे थे, ये इसके फेवर में थे। ठीक है, स्टडी ऑफ सोल के। उसके बाद में आ जाता है कि साइकोलॉजी को जो डेफिनेशन दी, दूसरी डेफिनेशन, दैट वाज साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ माइंड। वो किन किन साइंटिस्टों ने दी, देखो अब अलग अलग साइंटिस्ट अपनी अपनी परिभाषा लेकर के आ रहे हैं, अपनी अलग अलग डेफिनेशन हो सकती है हर इंसान की। हर इंसान का एक पर्टिकुलर नज़रिया होता है एक चीज़ को सोचने का। तो उन्होंने बोला कि भाई तुम कैसे पढ़ सकते हो साइकोलॉजी को, तो उन्होंने बोला कि साइकोलॉजी को हम ऐसे पढ़ सकते हैं। तो साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ माइंड बताया पैम्पोनाजी ने, कांत ने, लॉक ने और लिबनिट्ज और हॉब्स ने, इन सभी ने बताया। और ये वाली जो डेफिनेशन थी साइकोलॉजी को, क्योंकि आप कभी भी किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे होते हो तो उसके लिए आपको एक बेसिस पॉइंट चाहिए, हम क्यों पढ़ रहे हैं साइंस को, हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम अर्थ के बारे में, ग्रेविटेशन के बारे में, मैथमेटिक्स को क्यों पढ़ रहे हैं। जितनी सारी आप डिस्कवरीज देखते हो, ब्लैक होल डिस्कवरीज, न्यू गैलेक्सीज, है ना, नए नए यूनिवर्स अभी खोजे जा रहे हैं। और तो इन चीज़ की डिस्कवरीज क्यों होती है, मतलब कैसे होती है, तो साइंस प्रोसीड करी आगे तभी तो हमें ये सब चीज़ें पता चली। और साइंस की डेफिनेशन क्या है, जो हम प्रैक्टिकल चीज़ों को देख पा रहे हैं, ये सारी डेफिनेशन है। तो जब साइकोलॉजी एक नए सब्जेक्ट के तौर में उभर करके आया तो उसकी भी तो कोई एक डेफिनेशन होनी चाहिए कि साइकोलॉजी होती क्या है बेसिकली। तो साइकोलॉजी को जब दूसरी बार माना गया तो साइकोलॉजी को स्टडी ऑफ माइंड माना गया, किन के, इन इन पांचों के द्वारा। ठीक है, और ये 16th सेंचुरी से लेकर के 17th से 18th सेंचुरी तक ये वाली डेफिनेशन माने जाने लगी। अब कुछ साइंटिस्ट आए कि भाई माइंड की भी साइकोलॉजी, क्योंकि माइंड जो हो रहा है ना हमारा, वो माइंड अभी मान लो मैंने आपको पिंच किया, ठीक है, और आपको क्या है बहुत ज़्यादा तेज चोट लग गई। अब आप में चोट तो लग गई लेकिन आप उस अपने माइंड को फील नहीं होने दे रहे हो, यानी कि आप रो नहीं रहे हो। तो क्या ये सही तरीका है साइकोलॉजी को पढ़ने का, इससे आपके ओरिजिनल एक्सप्रेशन, आप क्या फील कर रहे हो वो आ पा रहा है कि बाहर, तो नहीं आ पा रहा। तो आप इसको तो मतलब ये एक तरीके से प्रैक्टिकल वे नहीं हुआ किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का। तो प्रैक्टिकली तो हम एज अ माइंड पढ़ नहीं सकते, मतलब, है ना। तो समझ रहे हो आप मेरी कहने का मतलब कि माइंड की अगर स्टडी समझे साइकोलॉजी को, तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि साइकोलॉजी को फिर पढ़ा जा सके, उसके ऊपर रिसर्च हो सके, उसको आगे मतलब एक्सपांड किया जा सके, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। तो फिर 17 और 18 सेंचुरी जब तक लास्ट हुई तब तक आते आते ये वाली जो डेफिनेशन थी ये भी डिमिनिश होने लग गई। उसके बाद में स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस माना जाने लगा। अब स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस जो डेफिनेशन थी ये काफ़ी मतलब यूनिक थी, लोगों को पसंद भी आई, काफ़ी सारे लोग इसके फेवर में भी थे, काफ़ी सारे साइंटिस्ट थे। अब साइंटिस्ट कौन कौन से थे, विलियम वुंट, विलियम जेम्स टिचनर, जेम्स सुली, वाइव्स, ये सारे इसके फेवर में थे। सॉरी। तो 19th सेंचुरी तक उसको कॉन्शियसनेस की साइकोलॉजी को स्टडी माने जाने लगा, साइकोलॉजी को स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस माना जाने लगा। ठीक है, अब 19th सेंचुरी जैसे जैसे आई तो उसके बाद में लोगों ने कहा कि भाई कॉन्शियसनेस तो आप अभी कितने कॉन्शियस हो किसी चीज़ को लेकर के, ये तो नहीं हो सकती साइकोलॉजी। अब ये मतलब विपरीत सा हो रहा था, मतलब ये आप ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे
कि आपने कोई बात कह दी, ठीक है, अब आपका अभी माइंड कर रहा है कि मैं खाना खा लूँ, ये आपकी कॉन्शियसनेस हो गई। लेकिन यही तो केवल नहीं हुई ना साइकोलॉजी, उसके अलावा भी आपके अंदर जो विचार आते हैं, ज़रूरी थोड़ी नहीं है मैंने अभी आपको थप्पड़ मारा तो, या आपकी मम्मी ने आपको थप्पड़ मारा तो ऐसा तो है नहीं आप उनसे नफरत करने लगोगे। तो आपके इंस्टेंट जो चीज़ें हो रही हैं वो आपकी मतलब प्रॉपरली आपके ऊपर इफेक्ट नहीं कर रही हैं। मतलब इसका मतलब आपके प्रीवियस जो आपके साथ में हो चुकी हैं चीज़ें वो भी आपके ऊपर इफेक्ट कर रही हैं, जो कि आगे आपके एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने अनकॉन्शियसनेस को भी इसके अंदर इंक्लूड किया कि भाई साइकोलॉजी केवल कॉन्शियसनेस पे ही डिपेंडेंट नहीं है, उसके अंदर अनकॉन्शियसनेस भी आती है। उसके अलावा आते हैं विलियम जेम्स के ऊपर में बात कर लेते हैं एक बार, क्योंकि विलियम जेम्स इसी के ऊपर है तो कोई एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है इम्पॉर्टेंट पॉइंट विलियम जेम्स के अलावा, कि ही गिव द इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में। ये प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नाम की, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम में कि प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किसकी बुक है, तो विलियम जेम्स की बुक है और उन्होंने ही अपने इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स दिए थे साइकोलॉजी के ऊपर अपनी इस बुक में। और इन्हीं को क्या कहा जाता है, सेपरेटर ऑफ फिलॉसफी फ्रॉम साइकोलॉजी। और यही एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने फिलॉसफी को साइकोलॉजी से अलग किया था। यानी फिलॉसफी अपनी बिल्कुल एक अलग ब्रांच है और साइकोलॉजी बिल्कुल एक अलग ब्रांच है। मतलब पहले लोग दर्शन शास्त्र जिसको फिलॉसफी बोलते हैं, और साइकोलॉजी यानी कि जिसको, साइकोलॉजी का मुझे हिंदी वर्ड नहीं पता बट हाँ साइकोलॉजी को अभी यार दिमाग में नहीं आ रहा साइकोलॉजी का हिंदी वर्ड, पर आप समझ गए। तो फिलॉसफी और साइकोलॉजी को अलग करने वाले विलियम जेम्स ही हैं, ठीक है। उसके अलावा देख लेते हैं, साइकोलॉजी को स्टडी ऑफ बिहेवियर भी माना जाने लगा। मान लीजिए कोई एक इंसान अच्छा बिहेवियर कर रहा है, ठीक है, और कोई एक इंसान खराब बिहेवियर कर रहा है, तो क्या इतना ही है, मतलब उसका बिहेवियर अगर अपन स्टडी कर ले तो अच्छा बिहेवियर करने वाला इंसान हमेशा ही अच्छा होगा, ऐसा है क्या? और कोई आपसे खराब बिहेवियर मतलब कर रहा है, बिहेव कर रहा है, मान लीजिए आपके मम्मी पापा आपको मारते थे बचपन में, तो इसका मतलब ये तो नहीं था कि वो आपसे आपकी बुराई के लिए मारते थे, मतलब उनका इंटेंशन कुछ और होता था लेकिन उस टाइम पे बिहेवियर अलग होता था। तो इसी को फेवर करने वाले जो थे, या इसके फादर ऑफ बिहेवियरिज्म भी जिसको बोलते हैं, वो दैट वाज जेबी वॉटसन। और जेबी वॉटसन का एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट भी है कि आप मुझे बच्चे ला करके दे दो, कुछ बच्चे ला करके दे दो और उनको डॉक्टर इंजीनियर मतलब साइंटिस्ट और ये सारी चीज़ें मैं आपको बना करके दूंगा। यानी उनकी बेसिक्स उनकी फिलॉसफी ये थी कि आपका जो कैरेक्टर है वो आपके एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। मतलब अगर मैं किसी को बनाना चाहूँ तो मैं मॉडिफिकेशन करके उस बच्चे की अलग परवरिश करके या उस तरीके की परवरिश करके जो मैं बनाना चाहता हूँ मैं उसको वो बना सकता हूँ। यानी उन्होंने हेरिडिटी पे कोई वो नहीं किया कि हेरिडिटी इंपॉर्टेंट है या नहीं। तो इसके इसके फेवर में और कौन कौन से थे, पावलोव थे, स्किनर थे, क्लार्क हॉल थे, क्रो एंड क्रो थे, वुडवर्थ थे, ठीक है। और जेबी वॉटसन को फादर ऑफ बिहेवियरिज्म भी कहते हैं और पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर भी कहते हैं, ठीक है। किसको, स्टडी ऑफ बिहेवियर को, साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ बिहेवियर को पॉजिटिव साइंस ऑफ साइकोलॉजी को पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर भी बोलते हैं, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इट इज़ अ नेगेटिव साइंस, इट इज़ अ पॉजिटिव साइंस, इट इज़ अ न्यूट्रल साइंस, तो इट इज़ अ पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर। साइकोलॉजी को अकॉर्डिंग टू जेबी वॉटसन इज़ अ पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर, ठीक है। उसके अलावा साइकोलॉजी उसके अलावा ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिखे हुए हैं कि मतलब ये एक स्टेटमेंट था वुडवर्थ का कि साइकोलॉजी ने पहले अपनी सोल छोड़ी, फिर माइंड छोड़ा, क्योंकि पहले वो सोल की मानी जाती थी, स्टडी ऑफ सोल, फिर माइंड की मानी जाने लगी अकॉर्डिंग टू पेम्पोनाजी और कांत, है ना। उसके बाद में फिर उसने कॉन्शियसनेस छोड़ी, कॉन्शियसनेस किसकी थी, विलियम जेम्स विलियम वुड की। नाउ इट एक्सेप्ट्स स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो क्योंकि वुडवर्थ बिहेवियरिज्म को फॉलो करते थे तो उन्होंने अपने स्टेटमेंट भी यही दिया कि इसने इन तीनों को छोड़ा और अब फाइनली उसने बिहेवियरिज्म को अपनाया, मतलब अब वो एक स्टडी ऑफ बिहेवियर कहलाने लग गई है, ठीक है। साइकोलॉजी अभी प्रेजेंट में क्या है, मतलब आप इतनी सारी डेफिनेशन आई, अब उसमें से फाइनली आज प्रेजेंट में कौन सी वाली जो डेफिनेशन है उसको फाइनली माना जाता है, तो दैट इज स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस, ठीक है। उसके अलावा देखते हैं मेजर स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी कौन कौन से हैं। मेजर स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में सबसे पहला जो स्कूल आता है दैट इज स्ट्रक्चरलिज्म। स्कूल का मतलब समझो आप कि मतलब
डेफिनेशन या एक तरीके का ये वाला ब्लॉक या एक तरीके की वाली टाइप की पढ़ाई जो थी वो किसने दी? तो स्ट्रक्चरलिज्म जो था उसके जो फाउंडर थे वो कौन थे? वुंट थे, ठीक है। वुंट ने बेसिकली वॉलंटियरिज्म नाम का एक स्कूल स्टेब्लिश किया था। यार स्कूल से आप एलिमेंट समझ सकते हो। अब मतलब जैसे कि आप कोई फील्ड पढ़ रहे हो, आप पर्टिकुलर कोई साइंस की फील्ड पढ़ रहे हो, मान लीजिए आप स्पेस साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब स्पेस साइंस को कोई इंसान अलग एस्ट्रोलॉजी टाइप में देखता है, कोई इंसान साइंटिफिक वे में देखता है। तो इसी तरीके का मतलब है तो वो यूनिवर्स को ही वो कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग तरीका है सबका। कोई एस्ट्रोलॉजी के तारे सितारों को इधर उधर देख करके या उसकी गणना करके अगर लोग बताते हैं और कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स के अकॉर्डिंग बताते हैं, तो ये दोनों तरीके अलग अलग हैं, लेकिन बात वो एक ही चीज़ की कर रहे हैं। तो बात ये लोग साइकोलॉजी के बारे में कर रहे थे, लेकिन सबका अलग अलग तरीका था। तो स्ट्रक्चरलिज्म को किसने बताया? सबसे पहले स्ट्रक्चरलिज्म के फादर थे वुंट। वुंट ने बेसिकली एक शब्द दिया था वॉलंटियरिज्म, जिसको बाद में उनके जो स्टूडेंट थे टिचनर, उन्होंने चेंज कर दिया, ठीक है। टिचनर ने वॉलंटियरिज्म का नाम स्ट्रक्चरलिज्म कर दिया। अब उन्होंने इसकी डेफिनेशन क्या दी कि ये स्कूल क्या बताता है कि ब्रेकिंग मेंटल प्रोसेसेस इनटू बेसिक कंपोनेंट्स टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। मतलब मेंटल प्रोसेसेस को ब्रेक करके बेसिक कंपोनेंट में अगर आप देखें, मतलब उन्होंने बोला कि आप एक बड़ी सी किसी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो, है ना, और उसका स्ट्रक्चर समझो टू अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियसनेस। यही आपका स्ट्रक्चरलिज्म कहलाता है, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट स्कूल। नेक्स्ट स्कूल कौन सा था? फंक्शनलिज्म, जिसके बाकी देखो आप जब आप क्या पढ़ रहे थे, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस पढ़ रहे थे, उसमें विलियम वुंट और विलियम जेम्स दोनों साथ साथ में थे। लेकिन जैसे ही अलग अलग स्कूल्स हुए, अलग अलग फील्ड तैयार हुई साइकोलॉजी को पढ़ने की, उसमें स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म आया, तो उसमें विलियम वुंट के साथ में नहीं है, ठीक है। उन्होंने अपना एक नया स्कूल बनाया, दैट वाज फंक्शनलिज्म, ठीक है। स्कूल ऑफ फंक्शनलिज्म, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में एक स्कूल था, दैट वाज फंक्शनलिज्म, ओके। अब इनका क्या मतलब मेन मोटिव था? इनका मोटिव था कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि वो उस काम को या उस मतलब आपको जो अपना इफेक्ट दिखा रहा है वो क्यों दिखा रहा है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इससे ज़्यादा कि ये जो इफेक्ट है उसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। ये इनकी कहने का मतलब था फंक्शनलिज्म स्कूल से। उसके बाद में आते हैं साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल वे है, जिसको सिगमंड फ्राइड ने दिया था। सिगमंड, जैसे मैं अभी बता रही थी ना, जैसे आपने एक वो मूवी देखी होगी भूल भुलैया, उसमें उसने उसने क्या किया, एक वो होती है, मतलब एक लड़की होती है, उसको है ना, विद्या बालन को कुछ प्रॉब्लम होती है जो उसके पास से रिलेटेड होती है, तो उसको उसके मतलब सही कुछ दिमाग में कुछ पंगा हो जाता है, तो वो वैसी वैसी अपने आप को रानी महारानी या वैसे सोचने लगती है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अभी जो दिखा रहे हो वो हैंड टू हैंड का नतीजा नहीं है, हैंड टू हैंड का रिजल्ट नहीं है। आप जो भी हो अभी, वो आपके पास्ट जो आपने कर रखा है, पास्ट जो इनपुट्स थे उसका रिजल्ट अभी आपको शो हो रहा है। मतलब अनकॉन्शियसनेस भी बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा का मतलब है, मतलब सिगमंड फ्राइड ने तो ये कहा था कि कॉन्शियसनेस तो मात्र 10% है हमारे ब्रेन, मतलब हमारी जो जितनी भी हमारी पर्सनैलिटी दिख रही है उसमें हमारी कॉन्शियसनेस केवल 10% रोल प्ले करती है, बाकी 19% अनकॉन्शियसनेस प्ले करती है, ठीक है। तो डेवलप अ क्लिनिकल बैकग्राउंड, तो इन्होंने ही सबसे पहले साइकोलॉजी को क्लिनिकल बैकग्राउंड में स्टडी किया, ठीक है। और इन्होंने ही 3 शब्द दिए जिसका नाम था आईडी, ईगो और सुपर ईगो। आईडी, ईगो और सुपर ईगो के अंदर डिफरेंस क्या है? जैसे आईडी जो होती है ना वो आपकी हट होती है, ठीक है। हट का मतलब कि भाई मुझे ये करना है। जैसे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए चाहिए चाहिए, लेकिन आप बड़े हो जाते हो तो आपका ईगो डोमिनेट करने लगता है। फिर वो क्या कहता है कि नहीं यार ये अच्छा भी तो नहीं है, या फिर आप कोई चीज़ महंगी होती है तो आप सोचने लगते हो यार ये इतनी भी ज़्यादा खास नहीं है, उसके पैसे को देखते हैं, इससे अच्छा हम दूसरी चीज़ ले सकते हैं। तो आप फिर क्या साइकोलॉजिकली सोचने लगते हो, आप हर चीज़ के लिए ज़िद नहीं कर सकते हो, मार्केट में रो नहीं सकते जैसे बच्चे रोते हैं। तो ये क्या करता है आपको, मतलब एक तरीके से ये इड जो है ना आपका, वो एक तरीके का घोड़ा है और ईगो क्या है, उसका घुड़सवार है। मतलब अगर इड आपको गलत डायरेक्शन में ले जा रहा है
तो आपका जो ईगो होगा ना वो आपको सही डायरेक्शन में ले जाएगा। उसके अलावा सुपर ईगो क्या होता है, मतलब जो मॉन्क वगैरह होते हैं, जो मतलब अपनी दुनिया में मटेरियलिस्टिक थिंग्स को एकदम गुड बाय कह चुके होते हैं, तो वो सारे उनके पास जो सुपर ईगो होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब उनको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके पास पैसा है या नहीं, उनके पास गाड़ी है या नहीं। तो ये हमारा सुपर ईगो होता है, यानी सुपर ईगो को और इड को जो कंट्रोल करता है बेसिकली वो ईगो करता है। बाद में आपको रिग्रेट भी ना हो कि यार मैंने सारी चीज़ें ऐसे ही त्याग दी। तो इन चीज़ों को भी कंट्रोल कौन करता है, ईगो करता है। तो ईगो बेसिकली आपका कंट्रोलर है बिटवीन सुपर ईगो और ईगो, वो इड है ना। सुपर ईगो एकदम 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 आइडियल बिहेवियर के बारे में बात करता है, वहीं जो ईगो है ना वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल है सुपर ईगो के कंपैरिजन में। ठीक है, फिर बिहेवियरिज्म जैसे भी अभी मैंने बात की, जे बी वॉटसन ने बताया। और फिर जे बी वॉटसन ने एक कुछ वर्ड्स दिए जिनका नाम था कंडीशनिंग लर्न थ्रू एनवायरनमेंट। मतलब इन्होंने इनका फोकस ज़्यादा एनवायरनमेंट पे था कि भैया जो भी इंसान बनता है वो एनवायरनमेंट से बनता है। आप कितने ही इंटेलिजेंट हो लेकिन आपका एनवायरनमेंट गंदा होगा तो आप अपनी लाइफ में, मतलब ऐसा नहीं आप किसी पर्टिकुलर एरिया में आगे बढ़ जाओ। मतलब मान लीजिए कोई बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, वो गंदी स्लम एरिया में रहता है जहाँ पे गंदी भाषा और ये सारी चीज़ें बोली जाती हैं, तो हो सकता है कि उसका रहना, उसकी भाषा उसी तरीके की हो जाए, उसका सोचना वैसा ही हो जाए। तभी तो कहते हैं कि आप अपनी सराउंडिंग को अच्छा करिए, आप अपनी सराउंडिंग को बेटर करिए। तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, मतलब एनवायरनमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ एनवायरनमेंट ही प्ले करता है। बहुत सारे लोग ऐसा भी होता है कि स्लम एरिया में रहते हैं, फिर भी उनकी मोरल वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। इंस्टेड ऑफ जितने अमीर लोग आप देखते हो, उनके कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इतने ज़्यादा चीप होते हैं, है ना, और बिल्कुल चीप हरकतें करते हैं। तो ऐसा हो सकता है यार, वो पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है, हेरिडिटी पर और बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इन्होंने बिहेवियरिज्म, जे बी वॉटसन थे, बिहेवियरिज्म नाम का स्कूल दिया था। और कंडीशनिंग, लर्न थ्रू एनवायरनमेंट, री फोकस ऑन साइंटिफिक रिसर्च, ये सारे जो वर्ड्स हैं वो इनसे रिलेटेड है। एग्जाम में ये वर्ड आ सकते हैं कि री जो वर्ड है वो किससे रिलेटेड है, तो वो बिहेवियरिज्म से या जे बी वॉटसन से रिलेटेड है। क्योंकि री का मतलब क्या होता है, आप जितने पे हो आप अपने आप को री करो और थोड़ा और आगे जाओ। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद में आते हैं कॉग्निटिविज्म। कॉग्निटिविज्म इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके फाउंडर, मतलब फाउंडर क्या, जिसके फादर क्या कहे जा सकते हैं, कौन, जीन पियाजे। तो जीन पियाजे इन अपोज ऑफ बिहेवियरिज्म, उन्होंने कहा कि भैया ऐसा नहीं होता कि बाहर की सराउंडिंग आपको कुछ ना कुछ इनपुट प्रोवाइड कर रही है और फिर आप अपना आउटपुट दिखा रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं होता। ब्रेन जो होता है ना हमारा, हर चीज़ को देखता है, समझता है, उसके बाद में एक परसेप्शन बनाता है, उसका एक खुद का परसोना होता है, एक स्कीमा क्रिएट करता है, उसके हिसाब से वो रिजल्ट्स को, आउटपुट को, मतलब अपने चीज़ों को क्या करता है, बिल्ड करता है। तो उन्होंने ये चीज़ें बताई कि इन अपोज ऑफ बिहेवियरिज्म, ब्रेन वर्क्स एज अ कंप्यूटर, ब्रेन क्रिएट स्कीमाज एंड गिव कंक्लूजन, रिटेंशन, रिकॉल, है ना, रिटेंशन, रिकॉल, ये सारी चीज़ें इनसे रिलेटेड है। अगर आ जाए एग्जाम में वर्ड कि रिटेंशन रिकॉल किससे रिलेटेड है, तो जीन पियाजे से रिलेटेड है। उसके बाद में आते हैं अब्राहम मास्लो और कार्ल रोजर्स के बारे में। इन्होंने ह्यूमैनिटिज्म नाम का एक स्कूल दिया था। ठीक है, उसके बाद में आ जाते हैं ह्यूमैनिटिज्म का मतलब क्या होता है। ह्यूमैनिटिज्म मतलब जनरली जितने भी साइंटिफिक स्टडी की गई थी या क्लिनिकल बैकग्राउंड थे, वो या तो पक्षियों पे या फिर मतलब एनिमल्स पे, इन पे किए गए थे। तो वो उनका क्या मानना था कि अगर हमें ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना है तो हमें ह्यूमंस पे ही ये एक्सपेरिमेंट्स को ट्राई करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ आप पक्षी पे कर रहे हो, जीवों पे, कुत्ते बिल्लियों पे कर रहे हो, मच्छियों पे कर रहे हो, तो ये ज़्यादा ठीक नहीं है। ठीक है, इन्होंने ह्यूमैनिटिज्म नाम का एक स्कूल दिया। उसके बाद में आ जाता है गेस्टाल्टिज्म। गेस्टाल्टिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको देखो एक एग्जांपल से समझाती हूँ। एक बार क्या हुआ, मैक्स वर्दाइमर ने दिया था वैसे तो ये, लेकिन कोलर नाम के एक साइंटिस्ट थे, वो उन्होंने क्या किया, एक एक सुल्तान नामक एक उन्होंने चिंपैंजी लिया और उसको एक आइलैंड पर लेकर के चले गए। और उस आइलैंड पर उन्होंने क्या किया, एक चिंपैंजी को भूखा रखा और उस चिंपैंजी के आगे केले रख दिए। ठीक है, अब चिंपैंजी क्या करेगा, भूख लगेगी तो। चिंपैंजी ने उन केलों को देखा, उसने उसको खाना स्टार्ट कर दिया। फिर क्या किया उन्होंने, उसको एक केज में बंद कर दिया, केलों को बाहर रखा। तो उसने क्या किया, केले निकाले बाहर से और खाने लग गया।
तो फिर क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, अब एक बार ना केलों को ऊपर लटका दिया और एक बॉक्स रख दिया, और है ना उसके सामने। अब उसने क्या किया, वो थोड़ी देर सोचा, उसने उचक करके लेने की कोशिश करी, लेकिन फिर उसने बॉक्स देखा, उसने बॉक्स रखा, उसके ऊपर चढ़ा, फिर केले ले लिए। तो उसने क्या किया, परसेप्शन के थ्रू अपना एक अपने रिजल्ट तक पहुंचा वो, मतलब उसने चीज़ों को देखा, चीज़ों को ऑब्जर्व किया कि क्या क्या चीज़ मेरे काम की है, उसके बाद में वो रिजल्ट पे पहुंचा कि ये चीज़ मेरे काम में आ सकती है मेरे एम को अचीव करने में। तो गेस्टाल्टिज्म क्या कहता है कि आप छोटी चीज़ों को ना मत देखो, आप चीज़ों को होली ऑब्जर्व करो। कि मान लीजिए स्टिक, बॉक्स, या फिर जो चाबी है ताला खोलने के लिए, मान लो उसको अंदर बंद कर दी, चाबी बाहर रख दी, अब वो ताला कैसे खुलेगा? तो उसने ताले को, चाबी को, केच को, अपने आप को, सबको एक होल मतलब होलिस्टिक वे में ऑब्जर्व किया। उसने क्या कहा कि मैं बंद हूँ क्योंकि, तो आप मतलब उसने क्या किया, चाबी ली और चाबी से ताला खोलने का कोशिश की। तो ये आपका हो गया मतलब होलिस्टिक वे में। तो ये हो गया गेस्टाल्टिज्म के बारे में। उसके बाद में आता है वुंट के बारे में। फाउंडर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी बोल सकते हैं वुंट को। तो गेस्टाल्टिज्म की यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है कि होल इज बेटर देन पार्ट्स, डेली लेसन प्लान, इनसाइट, 5 फिनोमेना। जैसे 5 फिनोमेना क्या होता है, आप किसी शादी में जाते हो तो वहाँ पर क्या है, लाइट ब्लिंक कर रही होती हैं, तो लेकिन वो लाइट ब्लिंकिंग कर रही होती हैं इस तरीके से कि ऐसा लगता है आपको वो लाइट चल रही हैं, तो लेकिन वो एक्चुअल में चल रही नहीं होती हैं, वो एक्चुअल में ब्लिंक कर रही होती हैं। तो हम लेकिन उसको होलिस्टिक वे में ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो ये कारण होता है कि हमें वो चलती हुई महसूस होती है। देखो, मैं यहाँ आप सबको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि जिस तरीके से मैंने बुलेट पॉइंट्स में नोट डाउन किया है, ये आपको भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आप समझ नहीं रहे हो मतलब कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नोट्स हैं ये, लेकिन फिर भी आपसे मैं ये कहना चाहूँगी कि इन नोट्स को 1 से 2 बार आप देख लेंगे और नेम को उसी तरीके से रिवाइज़ कर लेंगे जिस तरीके से मैं बता रही हूँ। तो मतलब मैं ये बोल सकती हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन होना ही होना है आपका। अब वो बात अलग है कि आप अपनी तरफ से कोई भी इनपुट ना डालें। तो मैं ये तरीका मेरा खैर नहीं चाह रही थी मैं इस तरीके से पढ़ाना, लेकिन यार एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा कम टाइम बचा है, तो आपको भी देखना है कि आप थोड़ा सा इनपुट आप अपना भी इन्वेस्ट करें। और इन जिस तरीके से मैंने बना रखे हैं, ज़्यादा नोट्स नहीं हैं और ज़्यादा लंबी हम क्लासेस भी नहीं लेंगे। हम बहुत ज़्यादा कम टाइम में इसको कवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन स्टिल आपको थोड़ा अपना इनपुट भी देना पड़ेगा। ऑब्वियसली वो ज़रूरी भी है और वही ज़्यादा नेसेसरी है, बिकॉज़ मैं अगर पढ़ा करके यहाँ पर चली जाऊँ तो वो मतलब इतना मैटर नहीं करता है। तो जैसे कि मैं बता रही थी टिचनर के बारे में। टिचनर किसके स्टूडेंट थे? विलियम वुंट के थे, है ना? ही गेव द नेम स्ट्रक्चरलिज्म, ठीक है? और इन्होंने ही सबसे पहले इंट्रोस्पेक्शन मेथड दिया था। इंट्रोस्पेक्शन जो मेथड है, वो अपने अंदर झांक करके अपने मतलब अपने विचारों को देखना, या अपनी वो करते हैं ना, आत्म मंथन करते हैं, दैट इज इंट्रोस्पेक्शन। तो इन्हीं ने ही इंट्रोस्पेक्शन मेथड को दिया था, ठीक है? इंट्रोस्पेक्शन मेथड ऑल्दो इज नॉट एक्चुअली अ एक्सपेरिमेंटल मेथड। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक ऑब्जेक्टिव वे नहीं है, मतलब आप अपने विचारों को किस तरीके से सोच रहे हो, या आप एक कंक्लूसिव वे में, या एक पॉइंट फॉर्म में, या मतलब क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में, यस नो के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है? तो ये अलग अलग इंसान पर डिपेंड करता है कि क्या वो सोचता है, उसकी अंतः मन उसका क्या कहता है, ठीक है? तो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में इन्होंने जो स्ट्रक्चरलिज्म है उसको फाउंड किया था, ठीक है, जो कि यूएसए में है। उसके बाद में आते हैं थॉर्नडाइक और वुडवर्थ के बारे में। थॉर्नडाइक और वुडवर्थ को कोलंबियन फंक्शनलिस्ट कहा जाता था। उसके अलावा प्रैग्मेटिज्म क्या होता है, प्रैग्मेटिज्म को देने वाले कौन थे? जॉन डीवी थे। और ये क्या है, प्रोजेक्ट मेथड के अंदर आता है। और प्रैग्मेटिज्म क्या होता है? लर्निंग थ्रू लाइफ, ठीक है? लर्निंग थ्रू लाइफ यानी जीवन से सीखना, ये प्रैग्मेटिज्म कहलाता है, ठीक है? उसके बाद में सिगमंड फ्राइड के जो, तो ये क्या थे, कहाँ से थे? ऑस्ट्रिया से थे। ही वॉज अ साइकेट्रिस्ट, ये डॉक्टर साइकेट्रिस्ट थे, ठीक है? इनके सपोर्टर कौन थे? अल्फ्रेड एडलर, कार्ल जंग। ये आ जाते हैं यार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि उनके सपोर्टर कौन कौन थे। 4 नाम दे देगा, उसमें से बोलेगा कौन से नहीं है, तो इनको याद रखना, अल्फ्रेड एडलर, कार्ल जंग। नियो फ्रूडियंस यानी उनके जो सपोर्ट में नहीं थे वो कौन कौन थे? एना फ्रूड, ब्रिक फ्रॉम, एरिक एरिक्सन, और कौन? सुलिवियन और कैरन हॉर्नी, ये इनके सपोर्टर नहीं थे, जिनको नियो फ्रूडियंस बोलते हैं। केस स्टडी नाम का, डायनामिक बेस स्टडी और फर्स्ट फोर्स, ये सारे टर्म इन्हीं के ही हैं। केस स्टडी हम
मैंने जैसे अभी बताया कि केस स्टडी की थी किसने, अक्षय कुमार ने, भूल गई मैं किसके बारे में, वो जो वो थी क्या, चंद्रमुखी नाम था उसका, क्या था, हाँ शायद यही नाम था, तो उसके बारे में केस स्टडी की थी। तो ये मतलब साइको एनालिसिस का ही पार्ट था जो उसने किया था, ठीक है। उसमें मूवी में वो साइकेट्रिस्ट था और इसी मेथड के थ्रू उसने उसका पता लगाया था, उसकी अनकॉन्शियस माइंड को देखा था कि उसको क्या चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं, ठीक है। इलेक्ट्रा ग्लैंड जो कि लड़कियों में होती है, ऑडिपस ग्लैंड जो कि लड़कों में होती है, फ्लो ऑफ लाइफ फोर्स जिसको लिबिडो बोलते हैं, ये सारी चीज़ें इन्हीं की थी। इफेक्ट ऑफ इन ट्रीटिंग कॉज ऑफ प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड, मतलब ये जो उनका तरीका होता है ना, वो ट्रीट करने के काम में आता है जो प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड होते हैं उनको, जैसे उसने उस वाली मूवी में उस लड़की को सही करा था, इस तरीके से आप इन सारी चीज़ों से, इस वाले मेथड से, साइको एनालिसिस से देख सकते हो कि वो बच्चा क्या प्रॉब्लम फील कर रहा है, ठीक है। दैट इज़ अनकॉन्शियस माइंड, उसके अनकॉन्शियस माइंड में क्या है, वो कितना ज़्यादा डरा हुआ चुप चुप क्यों रहता है क्लास में, तो ये इस चीज़ के काम में आता है। उसके बाद में बिहेवियरिज्म के फॉलोअर कौन कौन थे, बी एफ स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक, बांडुरा, ठीक है। हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई थी। बी एफ स्किनर वॉज अ रेडिकल बिहेवियरिस्ट, मतलब वो रेडिकल बिहेवियरिस्ट थे, उनको बिहेवियरिस्ट ही सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता था, उसके अलावा वो किसी और चीज़ को नहीं मानते थे, ठीक है। तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट। अच्छा, ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस एग्जाम में, इसी वजह से मैंने बुलेट फॉर्म में लिखा है इसको, याद रखना। अगर पूछा जाए कि रेडिकल बिहेवियरिस्ट कौन है तो बी एफ स्किनर है, ठीक है। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड या बिहेवियरल साइकोलॉजी, और मैच्योरिटी, मोटिवेशन, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड, ये सारे अफेक्ट हैं, लर्निंग का अफेक्ट है, ठीक है। अब इतना हो गया आपका, उसके बाद में बाकी की चीज़ें नेक्स्ट वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, है ना। बाय।